जैसा कि आज के जो हमारा वेबिनार का शीर्षक है वो गुड फ्यूचर्स के ऊपर है, और हमारे साथ में सेबी की तरफ से वीना मैडम है, जो अभी 5 मिनट में अपने को लोग साथ ज्वाइन करेंगे। तो 5 मिनट और वेट कीजिएगा, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो Q&A टैब है उसके थ्रू आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। शायद किसी कारणवश सेबी की तरफ से वीना मैम ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, तो जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे तो वो लास्ट में आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मैं एक बार इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा जो एक्सचेंज बैकग्राउंड है और किस तरीके से मतलब सेबी ने नए प्रोडक्ट की और किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है उसके बारे में। फिर गुड के ऊपर एक प्रेजेंटेशन रहेगी और लास्ट में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो जो भी इस बाजार में ट्रेड करते हैं उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करते समय, उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे आप इस स्लाइड के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं उनकी स्टार्टिंग 19वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे पहले इंडिया के अंदर बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के नाम से एस्टेब्लिश हुआ था, वायदा व्यापार जो करता था। और इसी श्रृंखला के अंदर सन 1910 से लेकर 1930 के बीच में दो और कमोडिटीज मतलब बाजार के अंदर ट्रेड स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर ऑयल सीड्स और रॉ जूट था। और इस बाजार को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना की थी, जो इस बाजार को रेगुलेट कर रहा था। 1953 से लेके 20वीं शताब्दी के अंत तक इस बाजार के ऊपर समय समय पर सरकार ने कभी बैन लगाया और कभी रिज्यूम किया। इसी सिलसिले के तहत सन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन को हटाते हुए नेशनल लेवल के 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस को परमिशन दी कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए, जो 2003 दिसंबर के अंदर स्टार्ट हुए थे। और इसी श्रृंखला के अंदर सन 2015 के अंदर सेबी ने एफएमसी से ये एज ए रेगुलेटर टेक ओवर करके आज की डेट में सेबी ही इस बाजार को रेगुलेट कर रहा है। अब अपन स्ट्रक्चर वाइज देखें, इंडिया के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, सर एक मिनट का मैं पॉज लेना चाहूंगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सीबी से हमारे साथ में वीना मैम ज्वाइन कर चुकी है, तो एक बार मैं मेरा पीपीटी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैंने आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो इसको पूरा देखता है, इसके अंडर में है सेबी। और सेबी के अंडर में नेशनल लेवल के जो एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी, ये 5 एक्सचेंजेस आते हैं। और अगर अपन ओवरऑल देखें तो अराउंड 91 कमोडिटीज की परमिशन मिली हुई है ट्रेडिंग के लिए इस मार्केट में।
ये कुछ रेगुलेटर साइड से जो सपोर्ट और मतलब इस बाजार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी तरफ देखें तो अपन, जैसे कि सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने टेक ओवर किया था एज ए रेगुलेटर मार्केट को, और जून 2017 के अंदर सेबी ने परमिट किया था एक नया, मतलब कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए, ऑप्शंस इन कमोडिटीज। और उसी साल सेबी ने एएफ कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उनको भी परमिट किया ट्रेड करने के लिए। और सन 2017 की सितंबर के अंदर ही सेबी ने इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी और कमोडिटीज की जो ब्रोकिंग फर्म्स की हमसे उनको एक यूनिफाइड लाइसेंस के तहत मेंबरशिप लेने का परमिशन दिया, और बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ किया कि वो भी अपने जो कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं उसको एज ए मतलब ट्रेड के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। और बैंक को एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के हिसाब से परमिट किया ट्रेड करने के लिए। सितंबर 2018 के अंदर एफपीआई को परमिशन मिली कि वो अपना जो भी एक्सपोजर है उसको हेज कर सकते हैं इंडियन कमोडिटीज मार्केट के अंदर। और मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और पीएमएस को भी अलाउ किया कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। और जून 2019 के अंदर एक और नया इंस्ट्रूमेंट की परमिशन दी ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि कमोडिटी इंडाइसिस के नाम से है मार्केट में अवेलेबल आज की डेट में। एनसीडेक्स में वो एग्रीडेक्स के नाम से ट्रेड होता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लिस्टेड कमोडिटीज हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो अपन देखें सीरियल पल्सेस के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग और पैडी, ये कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में देखें तो कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक। एंड फाइबर एंड स्वीटनर में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक, शंकर कपास, 29 mm कॉटन और गुड़। और ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो ग्वार सीड एंड ग्वारगम है। और ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखें तो अपन सोयाबीन, सोया रिफाइन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल और सेसम सीड। तो ये प्रोडक्ट्स एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब एक अपन छोटा सा कंपैरिजन या कह सकते हैं एनालिसिस करें कमोडिटी मार्केट वर्सेस जो फाइनेंशियल मार्केट है, तो क्या मेन फीचर्स है और क्या मतलब पैरामीटर्स हैं जो उनके प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम देखेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर जो भी ट्रेड होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज के ऊपर जाकर सेटल होता है एक्सपायरी वाले दिन, जबकि जो फाइनेंशियल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट ट्रेड होता है वो जनरली क्या सेटल रहते हैं। अपन बात करें जैसे जो भी कमोडिटीज के अंदर ट्रेड होता है उनकी एक क्वालिटी पैरामीटर और क्वांटिटी फिक्स रहती है जो एग्जिस्ट करती है, जबकि फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करता है उनकी स्क्रिप्ट्स को। कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो उनकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है उसके अंदर, और जो डिलीवरीज ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर एक असेंग का, वेयर हाउसिंग का और इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह की कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहती है। जबकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी रहते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर उनकी ऐसे कोई भी होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ उसके ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई उसका इंटरेस्ट को देखें तो। इसके अलावा जो कमोडिटी मार्केट है उसको फिजिकल मार्केट और सीजनल जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि कैश मार्केट है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही चलता है। और फैक्टर की बात करें कि कौन से फैक्टर जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, तो बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इस पूरा ड्राइव होता है। और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेगुलेशंस रहते हैं वो भी प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। और गवर्नमेंट के जो भी इंटरवेंशंस रहते हैं लाइक स्टॉक लिमिट जैसे की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो फैक्टर मैटर करता है उनके प्राइसेस के ऊपर। साथ ही जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर रहता है वो इम्पैक्ट डालता है उनके प्राइसेस के ऊपर। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ था दोनों मार्केट के बीच में अगर अपन देखें तो। अब अपन बात कर लेते हैं गुड फ्यूचर्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एनसीडीएक्स ने कल ही गुड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मार्केट में। और मतलब बुक भी काफ़ी अच्छी मेंटेन है और ट्रेड भी कर रहे हैं लोग इसके अंदर। तो अपन एक ओवरऑल इस कमोडिटी का व्यू देख लेते हैं क्या है प्रोडक्शन साइड में और क्या सीजनलिटी रहती है, और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, और जो स्पॉट के अंदर इसकी जो एनुअलाइज वॉलिटिलिटी रहती है उसके डेटा थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक ओवरव्यू देखें तो गुड़ का जो वर्ल्ड वाइड देखें, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड, और ऑलमोस्ट 60% ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया प्रोड्यूस करता है गुड़ का। यहाँ पे मैंने दोनों सीनियर दिखा रहा हूँ आपको, ग्लोबल प्रोडक्शन और इंडियन प्रोडक्शन। तो पहले अपन अगर ग्लोबल साइड में देखें
तो ओवरऑल 13.6 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन रहता है गुड़ का। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया नंबर 1 है प्रोडक्शन साइड में, जो टोटल वर्ल्ड वाइड 60% टोटल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के अलावा ब्राजील है जो मेजर एक्सपोर्टर है गुड़ का, और इसके अलावा यूएस, चाइना, इंडोनेशिया, वो ये 3 कंट्रीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं जगरी की। अब अपन इंडियन डेटा देखें तो 2018-19 के अंदर इसका प्रोडक्शन अराउंड रहा है 8.17 मिलियन मैट्रिक टन। वही अगर अपन जस्ट एक साल पहले देखें 17-18 में, तो अराउंड 4.5 मिलियन मैट्रिक टन था। यानी कि अपन देखें पिछले कुछ सालों के अंदर गुड़ का जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो रहा है, यानी कि बढ़ गया है पहले की कंपैरिजन में। अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर जो गुड़ के मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, तो उसके अंदर नंबर 1 पे यूपी है जो 47% शेयर के साथ में नंबर 1 पे है। उसके बाद में महाराष्ट्र है जिसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 21% का है, और फिर कर्नाटका का है अराउंड 8%, देन तमिलनाडु 5%। तो ऑलमोस्ट देखिए अपन तो ये 4 स्टेट ऑलमोस्ट 80% टोटल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन साइड के अंदर। अब अगर अपन इसका सोइंग का और हार्वेस्टिंग का एक देखें फिगर, तो जनरली इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर ऑनवर्ड से स्टार्ट रहती है, और अपन देख सकते हैं कि अप्रैल तक इसकी जनरली हार्वेस्टिंग चलती है। तो काफी एक लंबा टाइम रहता है इसका, मतलब हार्वेस्ट का अपन देख सकते हैं। और मंडी अरवल्स की अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर, तो ये पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा मैंने यहाँ पे शो किया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है वो यूपी का ये रहा है लगभग हर साल। तो अपन जो लेटेस्ट फिगर अगर अपन देखें 18-19 का, तो अराउंड 11.3 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन यूपी की तरफ से रहा है। और बाकी स्टेट्स का भी अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन्हीं स्टेट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और ओवरऑल अगर अपन देखें तो अराउंड 18-19 के अंदर 14.91 का प्रोडक्शन फिगर है मिलियन मैट्रिक टन के अंदर। अब अगर अपन बात करें कि जो गुड की वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रहता है फार्मर्स का तो ऑब्वियसली रहता ही है। इसके अलावा जो प्रोसेसर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ये एक पूरी चेन है। जनरली गुड़ का जो कह सकते हैं कि जो निकलता है वो शुगर केन के थ्रू निकलता है, और इसको प्रोसेस में करने के बाद में जो इसके कमीशन एजेंट वगैरह है वो डोमेस्टिक रिटेलर को उसको सोल्ड आउट करते हैं, और उनके थ्रू ये कंजम्पशन के लिए रिटेल मार्केट में आता है। तो अगर अपन देखें तो इसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन रहता है, तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इसका जो रिस्क रहता है उसको मिटिगेट करने के लिए गुड का जो फ्यूचर है वो लॉन्च किया गया इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गुड जैसे कि हाईली वोलेटाइल कमोडिटी है, और ऑलमोस्ट इसका 6 महीने का, अपन ने लास्ट लास्ट स्लाइड में देखा था, 6 महीने का एक साइकिल रहता है पूरा हार्वेस्टिंग का। तो एक कंटिन्यूस ओवरऑल ग्रोथ रहती है इसकी थ्रू, मतलब देख सकते हैं काफी मतलब मंथ्स के अंदर इंडिया के अंदर। और एक कंसिडरेबल अमाउंट है जो टोटल प्रोडक्शन का वो खाने के काम में आता है। और इसी मतलब डिमांड को और ह्यूज प्रोडक्शन को देखते हुए, मतलब इस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा थी कि लगता था कि इसके जो प्राइसेस के अंदर जो मूवमेंट रहता है उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए गुड का फ्यूचर होना चाहिए, जो हमने लॉन्च किया रिसेंटली। अब अगर अपन इसके स्पॉट प्राइस का ट्रेंड और वोलेटिलिटी देखें, तो अराउंड 16-17 के अंदर अराउंड इसकी जो एनुअलाइज वोलेटिलिटी रही है वो 17.5 के आसपास है, और 17-18 के अंदर ये 19.2 है, और 18-19 के अंदर भी ऑलमोस्ट जो मतलब 17-18 में थी वही वोलेटिलिटी रही है। तो काफी मतलब वोलेटाइल कमोडिटी है, अराउंड देख सकते हैं अपन 20% के आसपास का इसके अंदर मूवमेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब हमने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका जो डिजाइन किया है उसका देख लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर हमने इसका बीसी सेंटर रखा है, जो कि यूपी में है ये लोकेशन। और यूपी जैसा कि लार्जेस्ट गुड का प्रोडक्शन करता है थ्रू इंडिया के अंदर, और अराउंड 47% का प्रोडक्शन होता है गुड का यूपी के अंदर। और इसके अंदर मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, मतलब स्टॉक
करने के लिए गोडाउन्स वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मुजफ्फरनगर सेंटर को चूज़ किया और उसके जो प्राइसेस को बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनाया है। अब अगर अपन बात करें पर्टिकुलर इसके स्पेसिफिकेशन की, जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है, तो उसका जो ट्रेडिंग यूनिट हमने रखा है वो 10 मेट्रिक टन का रखा है, और जो डिलीवरी यूनिट है वो भी 10 मेट्रिक टन का है। मैक्सिमम जो ऑर्डर साइज लगा सकते हैं वो 500 MT का है। और स्क्रीन के ऊपर जो भी प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो पर 40 केजी के भाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टिक साइज हमने इसका 50 पैसे रखा है। क्वांटिटी वेरिएशन ±5% का है। डीसी सेंटर जैसा कि मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर रखा है एक्स, और कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस रहेगा इसके अंदर। डिलीवरी का जो कंसेप्ट है वो कंपलसरी डिलीवरी है, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन जो भी ट्रेड्स ओपन रह जाएंगे वो 100% डिलीवरी के अंदर जाएंगे। और जो एक्सपायरी डेट रखी है वो हमने हर महीने की 20 तारीख रखी है, और 20 तारीख को अगर कोई छुट्टी होती है या सैटरडे संडे रहता है तो उससे जस्ट इमीडिएट पहले जो भी ट्रेडिंग डे रहेगा वो इसकी एक्सपायरी डेट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की। ये कुछ पैरामीटर हैं गुड के, क्वालिटी वाइज किस क्वालिटी का गुड है जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है, और डिपॉजिट अगर किसी को करना हो तो ये पैरामीटर ध्यान में रख कर ही उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो ड्राई बेसिस के ऊपर परसेंट है वो 75 to 80 है मिनिमम साइड में, और रिड्यूसिंग शुगर ऑन ड्राई बेसिस पे देखें तो 10 to 15% मैक्स रहेगा। मॉइस्चर अराउंड 10% मैक्सिमम साइड में, और शुगर सल्फर डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 150 ppm मैक्स है। और वाटर इंसॉल्युबल जो मैटर है वो अराउंड 1.5 हायर साइड में रहेगा मैक्स। और सल्फेटेड डैश है जो वो 3.5 मैक्सिमम साइड में अलाउड है। और इसके अलावा एश इंसोल्युबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर अपन देखें पैरामीटर वाइज तो 0.3 मैक्सिमम साइड रहेगा। तो हम देख सकते हैं ये कुछ मतलब टेक्निकल टर्म्स हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट की, जो लैब के थ्रू ही टेस्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट करा के लैब के थ्रू एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हम इसकी डिलीवरी मार्क कर सकते हैं। ये लॉन्च कैलेंडर है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कि हमने जब जो दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है उसमें जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल मंथ है वो सब इसके अंदर है। और बाकी जो फर्दर आगे जो लॉन्च कैलेंडर रहेगा वो इसमें शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें इन्वेस्टर्स की, जो भी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो किन गाइडलाइंस को उनको करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देख सकते हैं कि जो भी एक्सचेंज या सेबी की तरफ से सर्कुलर आता है हर इन्वेस्टर को उसको टाइमली पढ़ना चाहिए, ताकि अपने को जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी कंप्लेंट से रिलेटेड वो हमें टाइमली जानकारी मिले। इसके अलावा जो भी हम ट्रेड करें वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करें, और जब भी ट्रेड करें तो अपनी पूरी जो केवाईसी है वो पूरी फुलफिल करके एक अपने यूनिक क्लाइंट कोड के अंदर ही ट्रेड करें। और जो भी अपन जिस मेंबर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, जो भी अपना यूसीसी जहाँ पे ओपन हो रहा है, तो जो फॉर्म साइन कराते हैं उसके अंदर जो रिस्क डिस्क्लोजर्स डॉक्यूमेंट है वो अपने को पूरा एकदम ध्यान से सोच समझ के पढ़ के ही इस बाजार के अंदर ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा हम जो भी ट्रेड करते हैं उसका जो भी बिल जनरेट या कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होता है हर ट्रेड सेटलमेंट मतलब डे एंड पे, वो हम अपने ब्रोकर से डिमांड कर सकते हैं, लेना चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिल जनरेट होता है उसके अंदर अपने ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो भी अपने ऑर्डर डाला उसकी डिटेल्स, ट्रेड का नंबर, ट्रेड की क्वांटिटी, किस रेट पे हुआ, ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर। और ट्रेड की जेन्युइननेस चेक करने के लिए हम लोग एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर ट्रेड वेरिफिकेशन टैब का यूज में ले सकते हैं, जिसके अंदर अपने को सिर्फ अपना ऑर्डर की डिटेल यानी कि ऑर्डर नंबर डालना है, जो एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर रहता है ये टैब। तो आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये ट्रेड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर हुआ है या नहीं हुआ है। और जो भी हम ट्रेड करें उसका जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन और M2M है हमें टाइमली अपने ब्रोकर को पे करना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह की नॉन कंप्लायंस के अंदर नहीं आए। और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है प्लस जो भी लोग डब्बा ट्रेड करते हैं उनसे हमें अपने को बिवेयर रहना है, बचना है और ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी अपनी होल्डिंग्स या स्टॉक्स हैं अपने ब्रोकर के पास में जो भी हमने ट्रेड किया है, तो उसकी अपने को स्टेटमेंट वगैरह टाइमली हम अपने ब्रोकर से डिमांड कर सकते हैं लेने के लिए। और जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके लिए जो भी मार्जिन वगैरह या पे करते हैं तो वो प्रॉपर पे चेक या डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो भी है वो ब्रोकर का नाम
जैसा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन था उसी के नाम से बना के दें हम लोग, और पीरियडिकली जो भी स्टेटमेंट वगैरह हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। और अपना जो भी ट्रेड होता है वो किसी भी मतलब अनऑथराइज इंटरमीडिएटरीज, मतलब सब ब्रोकर या ब्रोकर के थ्रू नहीं करना है अपने को, क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रेड होगा उसकी गारंटी एक्सचेंज की रहती है, जबकि जो एक्सचेंज के बाहर अनऑथराइज जो भी ब्रोकर सब ब्रोकर है उस ट्रेड की कोई गारंटी नहीं देती। अब अगर अपन बात कर लें कि भाई किन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है, मतलब ध्यान में इन द सेंस ये चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, तो अपने को किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में ट्रेड नहीं करना है। जो भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करना है वो लिस्ट हम एक्सचेंज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए अपने को। प्लस बाजार के अंदर जो भी लुभावने एड वगैरह या रूमर्स या कुछ टिप्स के नाम पे जो भी या शॉर्ट रिटर्न के नाम पे कॉल्स वगैरह देते हैं उससे भी अपने को बचना चाहिए। और किसी भी तरह का अगर हम ट्रेड करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क से डिस्क्लोजर क्लॉज है वो सब प्रॉपर पढ़ के ही अपने को ट्रेड करना चाहिए। और किसी भी तरीके का अपने को अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं लेना चाहिए अपने मेंबर से। और मार्केट में जो भी रूमर है उसका अपने को मतलब उन चीज़ों के अंदर अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और जो भी अपन अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट के अंदर तो कोशिश करें कि वो किसी तरीके से एक्यूमुलेट ना हो, अपनी पोजीशन से बाहर ना बनाए। जितना अपना मार्जिन है, जितनी अपनी कैपेबिलिटी है फाइनेंशियल साइड में, उसी को ध्यान में रखकर अपन ट्रेड करें इस मार्केट के अंदर। और किसी भी तरीके के जो बाजार के अंदर एडवाइजर्स या एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो भी मतलब गाइड करते हैं तो उनको प्रॉपर समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर अपने को अपनी कॉल लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पोजीशन से रिलेटेड है उसको प्रॉपर ट्रैक रखें। उसको मिस नहीं करना चाहिए कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं या जो भी अपना मार्जिन वगैरह वो प्रॉपर हम ही यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा है ब्रोकर एंड पे, वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। और किसी भी तरह की जो प्रोडिक्शंस की रिपोर्ट आती है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो उनसे भी अपने को थोड़ा कॉशियसली बच के रहना चाहिए और अपनी सेल्फ स्टडी करके अपना सेल्फ एनालिसिस करके ही अपने को कॉल लेनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल पूरा इन्वेस्टर्स के ऊपर था, गाइडलाइन पैड के ऊपर और गुड के ऊपर मैंने बताया। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं एक बार बीना मैम को इनवाइट करना चाहूँगा, वो सेशन लेके थोड़ा सा आपको सेबी पार्ट पे जो भी अपडेट्स हैं वो बताएंगे। और लास्ट के अंदर हम आपके अगर कुछ भी क्यूरीज हैं इस वेबिनार से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो Q&A टैब है वहाँ पे क्लिक करके आप हमें कोई भी अगर क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका आपको जवाब देने की। बीना मैम, हैंडिंग ओवर टू यू। हेलो या मैम, हेलो वी आर एबल टू लिसन यू। संजीव, मैं सुन सकते हैं आप मुझे? या मैम, वी आर एबल टू, या यस यस सुन सकते हैं। ओके, यहाँ पे आवाज बहुत कम आ रही है इसलिए नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। थैंक यू संजीव जी, आपने कमोडिटी मार्केट के बारे में तो बता ही दिया है सारा अच्छे से, पर मैं एज ए रेगुलेटर थोड़ा सा कवर करना चाहूंगी इसके अंदर। तो ये ठीक है कि कमोडिटी है, यहाँ पे आप डील कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि सेबी है क्या और किस कहाँ कहाँ किसको रेगुलेट करता है। थोड़ा तो इन्होंने बताया सर ने, थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूंगी। तो इसमें क्या है कि हम जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि जैसे अगर जैसे गुड़ की डिमांड की बात कर रहे थे और अदर कमोडिटीज की बात कर रहे थे कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो ऐसे ही अगर हम देखे जाएं तो जो हम लोग बात करते हैं, अब हमेशा स्पीच में हमें पीएम की स्पीच में या फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पीच में हमेशा सुना होगा या आरबीआई की तरफ से भी कई बार होता है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और जो एक एक्सपेक्टेशन है हमारे कि नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स में टॉप 5 में पहुंच जाएगी। और जो एक विजन भी है कि 2024 तक जो यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक विजन है जो हम लोगों का कि यहाँ पे लेके जाना। और उससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो एक है, जनरल भी है कि जैसे मेक इंडिया या जो इस तरह का जो एक चल रहा है सिस्टम, तो वो भी है। और इसके साथ साथ है कि यही चीज़ जो हमारी है कि जहाँ हमारी डिमांड ज़्यादा है, हम लोग आगे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये इसी में एक ऐड कर रहेगा कि जो इकोनॉमी
को हम लोगों को 2024 तक लेके जाना 5 ट्रिलियन का, तो उसमें एक ये फीचर ऐड करता है। तो हम लोग इसमें जैसे आप बताया कि हम दो तरह का सेबी में रेगुलेशन दोनों ही एक्सचेंजेस को करता है। इधर से कैपिटल मार्केट है, देन कमोडिटी मार्केट है, दोनों है। और 2015 28 सितंबर 2015 को सेबी के पास ये कमोडिटी आया था। उससे पहले एफएमसी जो बोर्ड था वो वहाँ पे वो चलाते थे। पर इसमें आप देखिए जब से सेबी मतलब ये तो बाद में आया है, तो हम लोगों का एक है कि अगर जितना हम जैसे हमारा कैपिटल मार्केट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब 92 से लेके अब तक जो मार्केट आए हमारे पास है, तो अगर उस मार्केट की उस टाइम की हम बात करते हैं और आज के टाइम की बात करते हैं, तो ईज ऑफ सिस्टम है, मतलब जो प्रोसेस है हमारा वो इतना स्मूथ मतलब प्रोसेस हो गया है हर चीज के अंदर कि आप क्लिक करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ई केवाईसी कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे अपना स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, आपको आएगा। तो कितनी जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंबाइंड करके स्टेटमेंट आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये ईज ऑफ बिजनेस है और ईज ऑफ मतलब जो प्रोसेस है उसके लिए है। तो जहाँ पे एक अगर टेक्नोलॉजी का हम यूज करके देखें, आप कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोविड-19 जो आया है, जिस चीज जो जो हमने सिखाया है, अगर प्री कोविड-19 की हम बात करते हैं, कभी ये नहीं सोचा होगा कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। तो कितना चीजें सिखाई हैं हमने, तो वो इसमें अगर हम कभी सोचा कि हम वेबिनार बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन हम वेबिनार करेंगे, जबकि हम तो लोग जाते थे वहाँ पे और जाके आमने सामने इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, तो इस तरह से प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते थे और आज हम वेबिनार के थ्रू प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर किसी भी तरह की, ये क्या सिखाता है कि कोई भी सिचुएशन, कितनी भी कोई पैंडेमिक हो, कैसे भी सिचुएशन हो, हर हाल में हम लोगों को मूव करना है। अगर हम लोग बैठ जाएँगे तो ना तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ना कंट्री ग्रो करेगा, ना हम लोग ग्रो करेंगे। तो ये यहीं के ये रुक जाएगा, पर यहाँ पे हम लोगों को नहीं रुकना है। इन चीज़ों को फेस करते-करते, पर साथ-साथ में प्रिकॉशंस के साथ हम लोगों को वो जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, मतलब पहले भी बहुत सारा होता था इस तरह के बिज़नेस जहाँ पे जो मार्केट में है कि लुभावने जिसे बोलते हैं ना, अवसर देना या लुभावने वायदे वायदे करना और फिर आप लोगों से पैसे ले लेना या यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, इतना अच्छा रिटर्न, हाई रिटर्न्स के बारे में प्रॉमिस कर करके आप लोगों से पैसा, हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। तो उस तरह से उस बेस के ऊपर हम लोग वो लोग इन्वेस्ट कर देते थे। तो जब पहले इतना था और आज तो ये अगर सिचुएशन देखा जाए, लोगों की जॉब चली गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है या हैं तो बहुत कम है, कहीं नहीं एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेज़ जो हैं, उ उनसे भी हम लोगों को मतलब बच के चलना है। रीज़न बीइंग ये है कि हमारा जो पैसा है ना, वो बहुत हार्ड एंड मनी है। आप देखते होंगे आप लोग इतना दिन में सारा दिन मेहनत करते हैं तो आपका पैसा अर्न करते हैं। जब वो 6 महीने या 4 महीने की जितना फसल आपने उगाया है, मतलब हमने लगाते हैं, फिर उसके कितना उसको सींचते हैं। हर एक ही छोटे-छोटे पौधे को देखना, उससे खरपतवार निकालना, फिर उसको टाइमली पानी देना है, फिर कीड़ों से उसको बचाना है। फिर धीरे-धीरे उसका कैसे डेली में गुड़ाई करना बीच-बीच में करके। तो कितना एक टाइम लगता है, सो बच्चे की तरह उसको सींचा जाता है। अगर बच्चे की तरह सींच के उस पैसे का जो हमारे पास अगर आ रहा है और वो हमसे कोई भी ऐसा बोल के कि मैं आपको 15%, 20%, 30% रिटर्न दे दूँगा और वो कोई हमसे लेके चला जाए और जब हमें ज़रूरत है, वो पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है या हमारे पास नहीं है, तो उससे बड़ा हम लोगों के लिए सेटबैक कितना हो क्या हो सकता है? आप सोच नहीं सकते। जिसका पैसा जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का जो एक रीज़न है, चाहे वो कैपिटल मार्केट से हो या कमोडिटी मार्केट का हो, सबसे बड़ा ये भी रीज़न है कि हम लोग आपको अवेयर कर सकें कि आप इस तरह के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से मतलब आप कैसे बच सकते हैं। और इस मार्केट में अगर आप आ रहे हैं, कमोडिटी में डील कर रहे हैं या कैपिटल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आपको जभी भी कोई इस तरह के कोई जैसे है अभी ई केवाईसी अगर बात आते हैं तो एक जनरली मैंने हम लोग जैसे कंप्लेंट्स आई हैं, ये हम लोग आरबीआई के साथ मिलकर पीएफआरडी वगैरह के जॉइंट आईपीएस भी हम करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। तो वो जो प्रोग्राम्स करते हैं उन्हें पता चलता है कि जनरली एक मैसेज आपके पास आता है कि आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें शेयर कर दिए, अपडेट कर दीजिए, ई केवाईसी कर दीजिए, या एक आपके पास लिंक वैसे शेयर कर देते हैं, मेल के थ्रू आ जाता है,
या आपको कोई बोलता है कि ये वाला फॉर्म भर दो, इसमें आपका अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए, आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगी, हम लोग इतना परसेंटेज आपको देंगे। तो इस तरह या फ़ोन कॉल के थ्रू भी है, जैसे आपने थोड़ा-सा कोई डिटेल आपसे शेयर किया, थोड़ा-सा पूछा, आपसे डिटेल शेयर किया और पता चला कि आपके अकाउंट से शेयर्स भी चले गए, कई बार शेयर्स का भी है, पैसे का भी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है कहीं पे भी आप कमोडिटी में भी डील कर रहे हैं या कैपिटल मार्केट में आप डील कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड या शेयर्स किसी भी तरह से आप डील कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है या ईमेल आता है या कोई फ़ोन करता है, तो आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है। जैसे अभी मैंने अपने एक नियम बनाया है और काफ़ी लोगों ने ऐसा करा है कि कोई भी मेरे पास फ़ोन कॉल आता है अननोन नंबर जो मेरे पास सेव नहीं है, मैं उस फ़ोन नंबर को अटेंड नहीं करती हूँ। ये एक नि बनाया है क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए हैं और ऐसा हुआ है कि सामने मतलब एक 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए या शेयर्स उनके अकाउंट से चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास कंप्लेंट्स भी आई हैं। इवन आरबीआई के साइट्स पे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो उन्होंने बताया था कि इस तरह से आते हैं, शेयर करते हैं। और या जैसे आपके पास कोई कार्ड है, जैसे किसान कार्ड है, उसमें भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे कार्ड आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड है, उससे में आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो आपसे नंबर शेयर करने के लिए बोल दें। तो ये चीज़ें आप हम लोगों को एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। तो इस तरह अगर हमारे पास कुछ मैसेज आता है, तो हम कंसर्न साइट पे सपोज़ आप कमोडिटी में कोई डील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ब्रोकर के बारे में इसमें डील कर रहे हैं, रजिस्टर है। आप कमोडिटी की साइट जो है, सेबी साइट पे भी अवेलेबल होगा। देन कंसर्न जो एक्सचेंज है, उसके साइट्स पे भी अवेलेबल है वो ये कि ये ब्रोकर्स यहाँ पर रजिस्टर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से डील करें, तो फर्स्ट काम आपको क्या देखना है कि हम जिस बंदे से डील कर रहे हैं, क्या वो कहीं रजिस्टर है या नहीं है? या कोई रेगुलेटर है या नहीं है? सबसे पहला आपका काम है ये देखना। सेकंड काम आपका क्या आता है? आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि पास्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना है। वो भी आपको इतनी सारी साइट्स हैं या आप कहीं उस पे भी देख सकते हैं, सेबी साइट पे, वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, इन पे भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई पास्ट में ऐसे इनके अगेंस्ट कोई एक्शन है या कोई लिया गया हो जिससे इसको मार्केट से आपको बाहर कर दिया हो या उसको ट्रेड करने के लिए मतलब बीच में रोक दिया है उसे, है ना? या उसके साथ-साथ कोई एक्शन तो नहीं लिया या उसके प्रमोटर्स के अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं है, कोई उनके प्रमोटर्स के कोई प्रोसिक्यूशन केस तो नहीं फाइल किया हुआ, कुछ केस तो नहीं है। तो इस तरह से या उसका ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कंप्लेंट अगर रिज़ॉल्व कुछ आ जाता है, तो उसका कंप्लेंट जो रेज़ोल्यूशन है वो कितना परसेंटेज है, कितना लोगों को कितना फास्ट वो कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व करते हैं, शिकायतों का निवारण करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखिए। सेकंड चीज़ आपको ये वेरीफ़ाई करना है कि अगर मैं इसे डील कर रहा हूँ, अगर कुछ इश्यू आता है इन फ्यूचर, आप देखिए कभी-कभी हम डील करते हैं, थोड़ा कहीं न कहीं इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर उन इश्यू को रिज़ॉल्व करते हैं, निवारण अगर उन शिकायतों का हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि अगर निवारण उन्होंने देखा है कि उन्होंने शिकायत का निवारण बहुत जल्दी किया है और ये सही थे, तो इस तरह आपको वो चीज़ें भी देख के उसमें डील करना है। दूसरी बात, अगर इस तरह के पास मैसेज जो आता है, उन पे जाके नहीं करना है। जो कंसर्न जो साइट्स हैं, जैसे आप डील करते हैं, सपोज़ सेंसिटेक्स का आपके कोई मैसेज दिखाए कि यहाँ से आया है, तो आपको उसमें क्लिक उस वाले लिंक में क्लिक नहीं करना या मैसेज का जो फ़ोन है, उस पे नहीं करना। आपके पास जो नंबर है या वहाँ से साइट्स पे लेके उस वहाँ पे आप बात करेंगे, फ़ोन करेंगे या वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे कि कंफर्म कर सकते हैं कि आपने इस तरह का कोई लिंक भेजा है। जनरली इस तरह के कोई भी लिंक किसी भी एक्सचेंज से या सेबी से या किसी बैंक कहीं से भी अगर देखें, कोई दूसरे रेगुलेटर्स भी हैं, वो इस तरह के लिंक आपसे कभी भी शेयर करने के लिए नहीं करते हैं। ये इस पे जाके आप अपना अपडेट कर दीजिए। अगर आपको करना है तो कंसर्न वेबसाइट पे जाके आप चेक करें या उन्हीं से बात करें और उसी पे जाके उसको डील करना है आपको। तो इसमें देखिए, अगर हम 92 से लेके अगर हम आज एज़ ऑन मार्च 2020 की अगर मैं बात करती हूँ, तो एनएससी की जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जो है 87.1% है। जो अगर 2010 में पिछले 10 इयर्स का अगर मैं कंपैरिज़न फिगर में दूँ आपको, तो ये था 60 लैक्स 09,173 करोड़ था पहले मार्च 2010 में, और मार्च 2020 को जो आज है 112 करोड़ 43,43,112 के करीब है। तो 1 करोड़ 12 लैक्स 43,112 करोड़ जो उसका मार्केट कैप है उसका एनएससी में। अगर बीएससी का मैं बात करती हूँ तो 84.07% है, और जो 61 थाउज़ेंड सॉरी 61 लाख 65,000
619 करोड़ से लेके से जो अभी पहुंचा 1,13,48,757 करोड़ से लेके, अगर हम लोग ये देखिए कि इस टाइम जब हम लोगों ने लिया तो कितना एक आउटक्राई सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, एक आउटक्राई सिस्टम था जिसमें क्या किया, कितना बड़ा सा हॉल है वहाँ पे, मतलब प्लेस ऑर्डर करते थे कि मुझे इतने खरीदना है, इतना बेचना है, तो उसमें इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास आती थी कि मिसमैच ऑफ ऑर्डर, मतलब मैंने दिया 100 शेयर्स का ऑर्डर, पता चला कि वो 100 के बजाय 50 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। दूसरा मैंने बोला टल को, उसने पता चला रिलायंस खरीदी है। तो इस तरह से बहुत है। दूसरा एक होता है उस टाइम जो ब्रोकर डोमिनेटेड मार्केट थी, कि जो ब्रोकर ने रेट डिसाइड कर दिए ना किसी ने, बस वही होगा। तो बाय एंड सेल में तकरीबन 50% का डिफरेंस होता था। अगर बाय ऑर्डर, अगर मैं जा रही हूँ किसी शेयर, एक शेयर को खरीदने के लिए, किसी भी रिलायंस को सपोज जाती हूँ, तो अगर मैं बाय करूंगी तो मुझे 450 का अगर मिलता है, अगर मैं सेल करने जाऊंगी तो वही 200 या 250 का होगा, या हो सकता है 300, ऐसे इतना डिफरेंस होता था बाय एंड सेल के अंदर, बिकॉज ब्रोकर्स का डोमिनेशन था उसमें, वही डोमिनेट करते थे मार्केट को, बाकी इन्वेस्टर्स की कोई सुनवाई नहीं होती थी। उस मार्केट को अगर आज हमने किया, उसको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पे हम लेके आए हैं, तो यही है कि इस तरह से जैसे जैसे हम लोगों को फीडबैक मिलती है, हमारे पास किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, इन्वेस्टर्स को किस तरह की कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम फेस कर रहे, इश्यूज फेस करने पड़े हैं, उन्हीं को लेके हम जो डे बाई डे हम लोग मार्केट को ईज करते जा रहे हैं, या जो नई नई चेंजेस हम लेके आ रहे हैं, कि इसी फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम लोगों को करते हैं। दूसरा, आप जैसे आप ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक फीडबैक फॉर्म लिया जाता है, वो फीडबैक हम लोग कंपाइल करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों के इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए किया जाता है, क्योंकि हम लोगों का सेबी का जो मैंडेट है ना, वो ये भी है, 3 जो की मैंडेट है सेबी के, वो है, फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट, securities basically or commodity one both, and promote the development of securities market and regulate the securities market and connected matters। मतलब 3 मैंडेट हैं, 3 मैंडेट में आप मतलब फर्स्ट जो आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। तो इसीलिए जो भी इस बिजनेस है, अगर आज आप ट्रेडिंग आज अगर स्क्रीन बेस्ड करते हैं, आप इनका भी देखेंगे तो आपको पता चलता है आपके सामने बाय एंड सेल का रेट है। अगर बाय अगर आप 200 पे कर रहे हो तो पता चलते सेल अगर है तो ज्यादा से ज्यादा 200 198 होगा या 199 होगा। तो बाय एंड सेल के अंदर 25-50 पैसे या 1 रुपीज का ज्यादा, इससे ज्यादा डिफरेंस मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। बहुत ज्यादा अगर होगा तो शायद 2 रुपए का, अदरवाइज इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये है कि आज की डेट में आज इंटरेस्ट जो है, वो इन्वेस्टर है, वो एक अपने आप डिसीजन ले सकता है उसके सामने कि मैं खरीद सकता हूँ, इतना खरीदना। दूसरे इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास जो मिसमैच आते थे, वो हमारे पास आके कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट नहीं है, कि ऐसे कोई होता ही नहीं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपने सामने है, आप राइटिंग में दे सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या एक एसीएन स्लिप एक आता है इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप डील करते हैं तो वो स्लिप दे सकते हैं उनके अंदर। जैसे आप चेक जमा करवाने चाहते हैं बैंक में ना, आपके पास एक पोर्ट वो जो फाइल्स होती हैं उसमें जमा करवाते हैं, चेक स्लिप्स होते हैं, डिपॉजिट स्लिप्स हैं। इसी तरह से एक यहाँ पे भी आपको कॉपी मिलती है, एक में आप अपना सारा डिटेल भर के देते हैं, उस काउंटर स्लिप आपके पास रहते, डिटेल आपने दे दिया, फिर उसके बाद या मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके गलत ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा जो चेंजेस ये किया है कि पहले जनरली होता था हमारे पास कंप्लेंट्स इस तरह की आती थी कि मैंने ऑर्डर कुछ और प्लेस किया था, फिर उन्होंने कुछ सुना टेलीफोनिकली ऑर्डर प्लेस करने का, पर टेलीफोनिकली ऑर्डर का ये भी था, उसको भी इस करने के लिए किया कि हमने गाइडलाइंस इशू करी अप्रैल 2019 में है, कि आप ब्रोकर को बोला गया अगर आपके पास टेलीफोनिकली कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो वो भी एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो इसीलिए हमने जैसे इम्प्रूवमेंट मार्केट डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट किया, रेगुलेशन में इम्प्रूवमेंट किया, फ्लैक्सिब एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी में किया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए। ये देखिए जब तक मार्केट में ऑप्शंस जैसे पहले था, इतनी कम कंपनियां थी, लिस्टेड कंपनियां थी, या इतने कम प्रोडक्ट अवेलेबल थे, म्यूचुअल फंड्स में भी इतने कम अपॉर्चुनिटीज थी, कमोडिटी में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आपके पास जैसे 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 आपके पास जितनी ऑप्शंस हो, आपके पास ज्यादा होंगे। जैसे हम लोग अभी भी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने जाते हैं, पहले फ्रिज में क्या था, वोल्टास होता था या कैलविनेटर, 2 चीजें अवेलेबल, ठीक है ना। जनरली गोदरेज ज्यादा चलता था, या गोदरेज है या कैलविनेटर।
तो अगर यही 2-3 1-2 फ्रिज होते थे, हम लोग उन्हीं में से कोई ऑप्शन नहीं थे, उन्हीं में से लेना पड़ेगा। तो प्राइस में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई क्वालिटी में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था, सर्विसेज़ में भी नहीं है। पर आज आप देखना चाहेंगे कितने सारे आपके मार्केट में अवेलेबल है, कितने प्रोडक्ट हैं। अगर आप फ्रिज लेना चाहते हैं, एसी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन जब मिलता है, आपको सर्विसेज़ अच्छी मिलती हैं। उसके साथ-साथ नई-नई उसके अंदर जो इन्वेंशन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को बेसिकली अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर जितने अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, मार्केट के पास अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसमें एक ऑप्शन ये है। पर हाँ, इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मैं किस में इन्वेस्ट करूँ जिसमें मेरा बेनिफिट हो। अगर उसको लगता है कि उस प्रोडक्ट में नहीं हो रहा, तो वो स्विच ओवर कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो ये एक है। देन जैसे आपने अगर पब्लिक इश्यू में आप अपने शेयर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग इट फॉर पब्लिक इश्यू वो कैसे है कि पहले जब इनिशियल था, काफ़ी टाइम मतलब, तो हम लोगों का एक सिस्टम होता था। लोगों अगर मुझे अप्लाई करना है शेयर्स के लिए, तो मुझे एक चेक जितने मुझे तक 100 या 200 शेयर मुझे किसी भी कंपनी के अप्लाई करना है, अगर उसका फीस 10 रुपीज़ का वो शेयर है, तो मुझे जितना अमाउंट टोटल आएगा मेरा, मुझे उसके साथ एप्लीकेशन के में चेक के साथ लगा के देना पड़ेगा, मेरे अकाउंट से वो पैसा चला गया। जब अलॉटमेंट प्रोसीजर होगा, तो उसमें तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स का टाइम, ऐसे अलॉटमेंट पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो वैसे 30 डेज़ होता था, पर उससे ज़्यादा टाइम लगता था। तो वो जो टाइम था, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उसको पता चला कि अलॉटमेंट पूरी नहीं हुई, तो 50% था, 50% जो रिफंड अमाउंट आने में बहुत टाइम लग जाता था। दूसरा, या अलॉट हुआ ही नहीं शेयर्स, तो मेरे को रिफंड आने के अंदर मेरा वापस पैसा मिलने में बहुत टाइम लगता था। इसी के एज ऑफ बिजनेस ये कहा कि आप ऐसा नहीं है, आपको साथ में पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप एक बैंक अकाउंट आपके पास होगा जिसमें जितना, अगर आपने 1 लाख के शेयर्स अप्लाई किए हैं, तो 1 लाख शेयर्स का जो अमाउंट 1 लाख है, वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा पैसा। आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे, पर आपके अकाउंट में रहेगा। और जैसे ही वो प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, अगर आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, तो आपके अकाउंट से वो पैसा चला जाएगा। 50% आए तो 50%, 100% तो 100%, नहीं आया तो आपके पैसा आपके पास है। तो एटलीस्ट वो जो रिफंड का ऑर्डर, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। दूसरा, अगर मेरे पास पैसा फंसा हो, तो मैं जैसे 1 महीने बाद मुझे वापस मिल रहे हैं पैसे, या 2 महीने बाद मिल रहे हैं, तो मैं जो इंटरेस्ट जो पार्ट लूज करता था, वो भी इसमें नहीं करूंगा। तो मेरा एक ये इस तरह के कंप्लेंट्स में नील हो गए। तो अभी दूसरा एक इसमें एक सिस्टम और हमने किया है कि यूपीआई पेमेंट जो है, न्यू पेमेंट्स मैकेनिज्म विद एसबा वाइल अप्लाइंग फॉर पब्लिक इश्यूज, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए रिडक्शन टाइम जो ना, इसमें पूरा जो लिस्टिंग प्रोसेस है, टाइम पीरियड फॉर लिस्टिंग ऑफ इश्यूज, उसमें T+6 है। मतलब आज अगर डे है, उसके विद इन 6 डेज ही इसके अंदर ही पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो ये भी एक ईज ऑफ बिजनेस है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म के अंदर अप्रैल 1 2019 से, इसमें एक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और क्वेरीज हैं। और इसमें ये है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, आप अगर रखना चाहें तो आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं, डीमेट फॉर्म में, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। पर अगर आपको बाय एंड सेल करने हैं या इनिशियल अलॉटमेंट भी होना, वो आपको अलॉटमेंट डीमेट फॉर्म में ही होगी। अगर सेल करना है, तो आपको फिजिकल फॉर्म जो आपके पास सिक्योरिटीज हैं, उसको आप डीमेट में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। आपके पास अगर रिटेन करना रखना है, तो आप फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं। आखिर डीमेट फॉर्म का कि इसका लेके क्यों आए, क्योंकि बहुत इससे था कि मैंने अगर शेयर सेल किया या मैंने खरीदा, तो वो इन ट्रांजिट कई बार शेयर्स मिसप्लेस हो जाते थे, है ना। और दूसरा, मैंने शेयर किया तो उसमें पता चला कि सिग्नेचर मिसमैच आ रहे हैं, या कोई जिसका जैसे इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें अगर डीमेट में आप कर सकते हैं, और 3 लोगों को नॉमिनेशन इसमें अवेलेबल है। तो अगर सपोज मेरे नाम पे शेयर से और मुझे कुछ हो गया और मेरी फैमिली को पता ही नहीं है, तो जब तक वो एक पूरा प्रोसेस अपनाएंगे कि पहले जो लीगल हायर वगैरह का एक सर्टिफिकेट लेंगे, वो सब प्रोसेस होगा। पूरा प्रोसेस होने के बाद उसमें टाइम लग जाता था। जब तक मैंने कंपनी को किया, पता चला अनक्लेम शेयर्स पड़े हुए हैं, या नहीं पता हुआ, किसी और ने उसको अपने आप नाम पे ट्रांसफर करते रहे। फिर मैं इंडेमनिटी बॉन्ड दूंगी, एक प्रोसेस पूरा होगा, कितना टाइम लगता था उसके अंदर, एक लेंथी प्रोसीजर था। तो आज की डेट में ये नहीं है कि मेरा शेयर है, डीमेट अकाउंट में मेरे पास शेयर्स हैं, तो मेरे पास
मैं अपने नॉमिनेशन कर फैसिलिटी दे सकती हूँ। इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो वो जो ऑटोमेटिकली जो मेरे शेयर्स हैं वो मेरे जो लीगल हायर हैं, और उसमें परसेंटेज भी डिवाइड कर सकती हूँ कि इसको 30, इसको 20 और इसको 50 ऐसे दे दीजिए। जो भी परसेंटेज है वो एक वो सिस्टम है बिजनेस के अंदर। दूसरा है जो है 24 आवर्स के अंदर ब्रोकर्स को जो फंड है वो पे आउट करना पड़ेगा, करना सेटलमेंट करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, और सेम डे बाय एंड सेल का है हो जाना चाहिए। अगर जो भी सिक्योरिटीज वगैरह इस तरह के अगर डे एंड में नहीं रहती हैं, अगर वो सपोज जैसे बाय एंड सेल का किसी ने बेची, अगर अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट में पड़ी हुई हैं तो ब्रोकर्स को डिस्पोज ऑफ करना है। अगर वो नहीं करते, कोई भी फंड देने में नहीं दे पाते हैं ब्रोकर्स। देन दूसरा एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है कि हम लोग, जैसे मैंने डील करना है किसी शेयर्स के अंदर, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मैंडेट नहीं है ब्रोकर को देना, पर लोग दे देते हैं इजी कि ठीक है वो मेरे बिहाफ पे कर लेता है, ये जो शेयर्स उसको बोला अब नहीं तो बाद में उस स्लिप साइन करके देना पड़ेगा एक ब्रोकर पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आते हैं कि उसने मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी और ब्रोकर ने मेरे उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अगेंस्ट मेरे अकाउंट में ट्रेड कर लिया। तो इस तरह की इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं कि सपोज मुझे एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड है कि मेरा टेल्को है या टाटा कंसल्टेंसी को टीसीएस है या कोई भी शेयर्स हैं कुछ हैं, तो इस तरह की जो शेयर्स है उससे रिलेटेड ही मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। उसके बाद वो अगर आपने ट्रेड कर लिया इससे रिलेटेड उसके डेट से, उसके बाद उसके कोई यूज ही नहीं है तो वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो हम ध्यान में रखेंगे तो कर सकते हैं। दूसरा है जो सब्सटेंस ऑफ सिक्योरिटीज एज मार्जिन ओनली क्रिएटिंग प्लस बाय क्लाइंट्स। मतलब पहले क्या ये इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आते थे कि क्लाइंट की सिक्योरिटीज को यूज कर लेते थे ब्रोकर मार्जिन मार्जिन मनी के लिए। तो ये इस तरह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, हम लोगों को इश्यूज फेस हो जब हम इंस्पेक्शंस वगैरह करने भी जाते हैं। जो हमने नोटिस किया उसके बाद हमने कर दिया है कि 1 अगस्त 2020 से ये है कि जो क्लाइंट ही उन सिक्योरिटीज को प्लेस कर सकते हैं मार्जिन मनी के लेने के लिए, अदरवाइज ब्रोकर क्लाइंट के सिक्योरिटीज को यूज नहीं कर सकता है एज मार्जिन। उसके बाद है जैसे एक और है डीमेट फॉर्म के, अगर आपको अकाउंट खोलना है, अगर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू टोटल 50,000 तक है टोटल, आपका इसमें डेट और सिक्योरिटीज भी है, तो आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, पर एक पैन कार्ड पे एक अकाउंट होना चाहिए। अगर वो टोटल होल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए तक है जिसमें डेट एंड सिक्योरिटीज दोनों का है, तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अप टू 2 lakhs है तो कुछ मिनिमम सा अमाउंट है, उसमें भी 100-200 कुछ अमाउंट है। अगर उससे ज्यादा आपका टोटल है जो होल्डिंग्स है तो उसको आपके पैसे देना पड़ता है। वो जो हाईएस्ट जो चार्जेस है वो जो डिपॉजिटरीज हैं सीडीएस और एनएसडीएल की साइट्स पे अवेलेबल हैं, हाईएस्ट मेंशन है उसमें, लोवेस्ट मेंशन नहीं है। तो अगर वो ज़्यादा चार्ज है वो कम ले सकते हैं आपसे, पर उससे ज़्यादा वो चार्जेस नहीं ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जाते हैं जैसे एसएमएस। दूसरा एक हमेशा अपने रिकॉर्ड जैसे है कोई भी आपके एड्रेस चेंज में, टेलीफोन चेंज में या कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में या ईमेल एड्रेस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है, आपको इमीडिएट जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, आप कमोडिटी में डील करें तो कमोडिटी एक्सचेंज के साथ में या इसके जो ब्रोकर्स हैं रजिस्टर्ड उनके साथ में, ये सिक्योरिटीज मार्केट में कर रहे हैं तो उसके में जाके इमीडिएट आपको अपडेट करना है। क्योंकि अगर ब्रोकर कुछ आपकी बिहार पे कुछ ट्रेड करने की या कुछ करने की कोशिश भी करता है, अगर आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मतलब ईमेल एड्रेस अपडेट है या आपका टेलीफोन नंबर अपडेट है, तो कुछ भी इस तरह की ट्रांजेक्शन वो करता है तो आपके पास अलर्ट एकदम आ जाएगा। जैसे बैंक का अलर्ट आता है ऐसे सेम यहाँ पे आता है, तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा और आप विद इन अभी इमीडिएटली कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि ये तो अनऑथराइज्ड ट्रेड है, ये मैंने किया ही नहीं है। तो ये एक इसका है। दूसरा जैसे एक रिसेंट जो हम लोगों ने प्रोटेक्शन मेजर्स लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसमें हमने क्लासिफिकेशन और म्यूचुअल फंड्स का था कि पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम, तो लोगों को इन्वेस्टर को क्या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये जो स्कीम है वो किस चीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसमें कितना मेरा रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ उनको बोला कि उसमें होना चाहिए कि इक्विटी में अगर ज्यादा करें तो इक्विटी स्कीम्स मेंशन होना चाहिए, डेट में है तो डेट का है, हाइब्रिड है या अदर सिक्योरिटीज है। दूसरा इसके साथ साथ उसमें रिस्कोमीटर भी होना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब हाई है या लो है या लो मॉडरेट है या हाई मॉडरेट है, इस तरह का है ये रिस्क है, रिस्कोमीटर भी वहाँ पे दिखाना जरूरी है।
उसके साथ साथ जो है आप दूसरा ई वॉलेट के थ्रू 50,000 तक जो रुपीज इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं वो ई वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, पर इन्वेस्टर पर ईयर अवेलेबल है, खाली ये कर सकते हैं। Instance access the facility of credit of redemption process in investor bank account on the pay of redemption requirement instant है, सेम है। इतनी लिक्विडिटी इसके अंदर अवेलेबल है कि मुझे आज पैसा चाहिए सुबह शाम को, तो आज मैं म्यूचुअल फंड शाम तक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा कि मैं म्यूचुअल फंड को सेल कर देता हूँ। और परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का क्या क्या कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है वो आपके पास आता है। दूसरे एक और भी है, जितनी भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट आती है वो टोटल आपका जो डेट में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, सिक्योरिटीज में कितना है, कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, टोटल एक वो कंबाइंड आपको भेजते हैं स्टेटमेंट। जो जनरली आपने देखा होगा, जनरली क्या हमेशा आरबीआई के पास से ऐसे कभी भी स्टेटमेंट कोई नहीं आती है कि आपके अगर 3 बैंक में अकाउंट है या 2 बैंक में अकाउंट है या 4 बैंक में अकाउंट है, कोई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपके पास कभी नहीं आती होगी कि आपके ये अकाउंट में 4 में अकाउंट है और ये आपके मतलब 1 महीने में आपने ये ट्रेड किया है, ये मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है और ये आपका बैलेंस है, या इस तरह का कोई भी नहीं आती। जबकि यहाँ पे हम लोग इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में बेचते हैं। दूसरा अब आपको बहुत जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हुए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरा, हाई इंटरेस्ट के बारे में कोई आपको वादे करते हैं किसी भी तरह का, तो वो आपको, जिसे हम लोग जनरली हम एक आम भाषा में बोलते थे पोंजी स्कीम्स के बारे में बोलते थे, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के प्रलोभन में नहीं आना। आपकी हार्ड एंड मनी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ कम से कम, अगर आप देखना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम उस इन्वेस्टमेंट को 2-3 दिन दो तो सही, पढ़ो उसको, जानो उसके बारे में जहाँ पे आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि अगर मैंने थोड़ा टाइम दिया था तो शायद मैं इस चीज़ से बच जाता। तो जब भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी लगाएं, चाहे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सिक्योरिटीज मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आप प्लान करते हैं तो एटलीस्ट सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट करें। उस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आपका आज जो थोड़ा सा टाइम आपको देंगे वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत एक बेनिफिट, मतलब एक आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, कितने हाई हाई रिटर्न्स के बारे में वादे करते हैं और फिर बाद में देते नहीं है। और ये पीजीएफएल, पीएसएल, सारा इसका इतने बड़े एग्जाम्पल है, शारदा स्कैम्स हैं। क्योंकि एक चेन सिस्टम है, ये पिरामिड की तरह है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह जब तक ये चेन चल रही है तब तक तो ठीक है, पहले पे जो इनिशियल जो मेंबर्स उनको फायदा हो जाता है, पर जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है तो इन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का इसका कोई जो फायदा है वो नहीं मिल पाता। और एक जहाँ पे चेन ब्रेक हो जाती है वहीं पे पिरामिड गिरना, जो चेन टूट जाती है और जो बेनिफिट जो एक्सटेंड आगे होना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पाता, उनका पैसा डूब जाता है। दूसरा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंप्लेंट है तो हमारी वेबसाइट है www.scores.gov.in करके, आप उस पर जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं किसी भी तरह का। और एक हमारा ऐप भी हमारे लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप इज अवेलेबल ऑन बोथ iOS में, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, आप उस पर भी कर सकते हैं। और किससे रिलेटेड कंप्लेंट आप सेबी में कर सकते हैं, वो है कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, दोनों एक्सचेंजेस हों उससे रिलेटेड है, स्टॉक ब्रोकर हो, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, रजिस्टर टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ट्रस्टीज हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज के हैं, सीआईएस से रिलेटेड इस तरह की कोई भी कंप्लेंट है, आप सेबी की हमारे जो स्कोर मैंने बताया है scores.gov.in को वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, कंप्लेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑफिस कहीं आपके आसपास है तो वहाँ पे भी वॉक इन करके आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। और जो एक मैंडेट है हमारे कि विद इन 30 डेज, और इंडिया मतलब में अगर मैं पूरे वर्ल्ड की मैं बात करती हूँ, इंडिया इज द बेस्ट रेगुलेट जो है, सेबी जो है बेस्ट रेगुलेटर काउंट होता है, वेरी renowned and respectful regulator in the world, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो रिजॉल्व होती हैं वो सेबी में, जो इंडिया में है कैपिटल मार्केट है, यहाँ के अंदर सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट रिजोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। मोर देन 93-94% जो कंप्लेंट्स हम टाइमली रिजॉल्व करते हैं विद इन 30 डेज। कुछ इश्यूज आ जाते हैं वो दोनों तरफ से हो जाते हैं, कई बार एक्सचेंज का मतलब कंपनीज की तरफ से भी कुछ होता है, कई बार इन्वेस्टर्स की तरफ से भी होते हैं, तो वो कहीं इश्यूज होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अदर मैक्सिमम कंप्लेंट्स हैं जो वो टाइमली रिजॉल्व होती हैं। दूसरा, एक हमारे हेल्पलाइन नंबर भी है
और आज sebi@sebi.gov.in के अंदर कोई जनरल आपकी क्वेरीज हैं या असिस्टेंट कोई चाहिए, आप उस पे भी आप ईमेल भेज सकते हैं, तो इसमें आपका रिप्लाई दिया जाएगा। जब भी है इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करेंगे। टेक इन्फॉर्म डिसीजन, ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि बाद में आपने डिसीजन पे हमें ये ना पश्चाताप ना हो कि अगर मैंने थोड़ा सा मैं सोच लेते या मैं उसकी बात नहीं मानती तो मैं शायद या नहीं मानता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि पोंजी स्कीम्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो वही इन्वेस्टमेंट हैं जो हमारे जानने वाले करीबी वही लोग इन्वेस्ट करवाते हैं। तो प्लीज इस तरह के झांसे में नहीं आए, क्योंकि आपके पैसे के आपसे बढ़िया कस्टोडियन आपका नहीं हो सकता, पर आपने पैसे को जब रखेंगे वो सेविंग है आपका, आप बचा के रख रहे हैं, पर जब इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता है तो वो जो पैसा है एक साल में, कि 10 अभी 5-6% या 7% इन्फ्लेशन है, तो एक साल में अगर हम देखेंगे तो 7% निकाल दे तो 100 के 93 रुपीज रह जाएंगे। तो उस पैसे को हम लोग इन्फ्लेशन रेट को कैसे बीट करके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो डिसीजन आपको लेना है वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन आपका होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन होके आप नहीं लेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वीना मैम, सर। आपने थैंक यू। आपने काफी सारी जानकारी और काफी डिटेल में बताई इन्वेस्टर्स को, तो मुझे लगता है कि काफी सारे इन्वेस्टर को काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी आपके थ्रू आज। और अपने पास में एक सवाल आया है, किसी ने पूछा है कि गुड़ के ऊपर क्या सीटीटी इम्प्लीमेंट है। तो हाँ, गुड़ के ऊपर सीटीटी लगेगा क्योंकि ये प्रोसेस्ड कमोडिटी है, तो प्रोसेस कमोडिटी के ऊपर सीटीटी लगता है। इसके अलावा अगर आपका किसी का कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो Q&A टैब है वहाँ पे क्लिक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमसे। अदरवाइज अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आज के वेबिनार को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। और वीना मैम, आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारी जानकारी दी हमारे इन्वेस्टर्स को। मोस्ट और इसी वेलकम के सर। साथ मैं आज का वेबिनार कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।